वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंस और इसका कंसेप्ट कि किसी भी प्रकार से कोई भी जीन डोमिनेंट हो जाता है या कोई भी जीन रेसेसिव कैसे हो सकता है। हालांकि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, पर बात चली है तो दूर तलक जाएगी। तो आज हम लोग डोमिनेंस लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कोई भी जीन जो है वो डोमिनेंट या रेसेसिव किस तरीके से हो सकता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस का मतलब भी होता है, अच्छा आज के ज़माने में डोमिनेंस का मतलब कोई ना जाने तो मूर्ख है बेटा। डोमिनेंस का मतलब भी होता है अपने आप की प्रभाविता को दिखाना कि आई एम द इफेक्टिव वन, मैं राजा हूं और तुम सब प्रजा हो। तो ये दिखाने का जिसके में भी जज्बा होता है, जिसके अंदर भी ये कैरेक्टर होता है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस में फुलफिल होता है। पर यूनिवर्सली लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, उसके एक्सेप्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहना है मुझे आज, पर उससे पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ा दिया था और मैंने आपको पढ़ा दिया था क्या मेरे बच्चों, और मैंने आपको पढ़ाया था टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने आपको। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि मैम हमको ये बताइए कि व्हाट इज अ बैक क्रॉस। ये बैक क्रॉस क्या होता है ना। पहले एक लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास हम लोगों ने हाइट के दो एलील्स लिए हैं, ठीक है, एक लॉन्ग हाइट वाला एक शॉर्ट हाइट वाला। F1 जनरेशन में हमको ये रिजल्ट मिला था डन, और इसकी जब हम लोगों ने सेल्फिंग कराई थी तो हमको इस प्रकार के 3 जाइगोट मिले थे, 3 प्लांट मिले थे, 3 नहीं 4 सॉरी, ठीक है, ये वाले प्लांट मिले थे। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास अच्छे से लगाई होगी, दिवाली में ज़्यादा फटाके नहीं फोड़े होंगे, उसका सुरूर नहीं उतरा होगा तो फिर नहीं लगाई होगी, ठीक है। सो हम लोगों को F2 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन थी बेटा, F1 जनरेशन। याद है आप लोगों को कि भूल गए मैडम, हमको ये याद नहीं, कल रात में खाना क्या खाया था, आप बोल रही हो F1 F2। और ये हम लोगों के पास मिली थी F2 जनरेशन। याद है आप लोगों को, याद है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो कि मुझे टेस्ट क्रॉस करना है, लास्ट क्लास की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मुझे टेस्ट क्रॉस करना है तो मैं क्या करूं बोलो। अच्छा अब देखो, मैं गई बाहर, ये भी टॉल बनेगा बेटा, ठीक है। मैं घूमने गई और मैंने बोला कि ये जो है टॉल पौधे हैं और ये वाला बना डॉर्फ, ठीक है। पर अगर इनका जीनोटाइप देखो बेटा, जीनोटाइप मतलब अगर देखो कि इस वाले ये टॉल कैसा है मेरे बच्चों, दिस टॉल इज मैम होमोजाइगस टॉल। ये कैसा टॉल है मेरे बच्चों, ये होमोजाइगस टॉल है कि नहीं, दिस इज द होमोजाइगस टॉल। और ये वाले टॉल कैसे हैं बच्चों, दीज आर द हेटेरोजाइगस टॉल, इजंट इट। ये कैसे है बच्चों, हेटेरोजाइगस टॉल है, डन। अब मैं अगर घूमने गई तो मैं कैसे बताऊंगी कि ये वाला होमोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है, मुझे तो सारे पौधे लंबे ही दिखाई देते हैं यार। तो अब ऐसी कंडीशन में जब हमको ये पता लगाना है कि ये किस प्रकार का टॉल है, तो हम लगाते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब हमने क्या किया, टॉल तो भैया 2 प्रकार का हो सकता है। टॉल जो है ये हो सकता है कैपिटल टी वाला, और टॉल हो सकता है कैपिटल T स्मॉल t वाला। तो अगर आपको ये पता लगाना है द टॉल इज होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल, देन यू हैव टू क्रॉस बोथ ऑफ दीज प्लांट्स विद द पेरेंट रेसेसिव पेरेंट। समझ में आई बात। और रेसेसिव पेरेंट में किसी और से नहीं, नानी से क्रॉस कराना है इसका, ठीक है। तो जब हम अपने किसी प्लांट का क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो इट इज कॉल्ड इमीडिएट रेसेसिव से ना करा देना भाई, इसका इससे मत करा देना, इमीडिएट रेसेसिव से नहीं कराना, उसकी नानी से क्रॉस कराना है, उसकी मम्मी उसकी नानी से क्रॉस कराना है। तो जब हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो ये कहलाता है मेरे बच्चों, टेस्ट क्रॉस। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, ये हम लोगों का कहलाता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आप समझना, अगर हम लोगों ने मान लो किसी पेरेंट का उसके डोमिनेंट वाले पेरेंट से करा दिया, इससे करा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर हम लोगों ने इससे करा दिया मेरे बच्चों, ये देखो इससे, तो इसे हम कहते हैं बच्चों आउट क्रॉस। हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। नाउ व्हाट इज दैट, समझ गए आप लोग कि अगर आपको ये पता लगाना है कि कौन सा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है, और अगर आप उसका क्रॉस, किसका, प्लांट का क्रॉस, कैपिटल T वाले प्लांट का क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हो, तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। हमेशा जब एक भी डोमिनेंट के अलावा कुछ और ना मिले, मतलब होमोजाइगस टॉल था, अगर रेसेसिव मिल गया तो मतलब हेटेरोजाइगस टॉल था, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आउट क्रॉस आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं बताया, पर बता देती हूँ कि
रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हो तो टेस्ट क्रॉस, और अगर डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ कराते हो तो इसे कहते हैं आउट क्रॉस। अब देखो हम पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, हम बैक कर रहे हैं। नॉर्मली पेरेंट से बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे का पेरेंट से क्रॉस थोड़ी होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। तो हम अगर किसी पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं बच्चे का, देन दिस इज द बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस प्लस आउट क्रॉस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस, नथिंग एल्स। समझ में आ गई बात? तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को हम कहते हैं, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं और आउट क्रॉस में हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं। बैकवर्ड कर रहे हैं कहानी, जबकि ऐसी होती नहीं, पर हमको टेस्ट करना है तो हम करके देखते हैं। प्लांट में ऐसा पॉसिबल है, इसलिए हम इसे बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। आई होप आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है ना बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं कैसे क्या होता है। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लेते हैं, उसके बाद इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे कोई जीन डोमिनेंस हो जाता है और कैसे कोई भी जीन रेसेसिव हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? देखिए, मेंडल जो है, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिया, ये याद रखना आपको। डाईहाइब्रिड क्रॉस मोनो में लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं समझाया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाया है। ये आपको पता होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जब उन्होंने रिजल्ट निकाले तो उनको समझ में आया कि ये तो भैया कुछ और ही कहानी चल रही है, और उन्होंने एक लॉ दिया, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। हालांकि लॉ ऑफ डोमिनेंस हर स्पीशीज, हर पौधे पर एक्सेप्टेबल नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे पौधों पे एक्सेप्टेबल है, इसलिए हम लोगों को इसे पढ़ना जरूरी है। इट इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आ गई बात? हालांकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है और सेग्रीगेशन वाला लॉ ज्यादा अप्रोप्रिएट है, पर इसे भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली बात ये भी सच ही है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेरे बच्चों ध्यान समझना, पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। मैम, मोनोहाइब्रिड में आपने एक पौधा लिया था जो कि था प्योर टॉल। प्योर टॉल जब मैंने बोला बच्चों तो आपको ये लेना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है, तो जब हम प्योर टॉल को प्योर डॉर्फ से फ्यूज कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में ये मिलते हैं। ठीक है, हमें F1 जनरेशन में ये क्या मिले थे, 100% टॉल, यही मिला था। F1 जनरेशन में हमें 100% टॉल पौधे मिले थे। डन। उसके बाद जब मैंने इसकी सेल्फिंग कराई मेरे बच्चों, ठीक है, F1 जनरेशन में मैंने जब इसकी सेल्फिंग कराई, 13, 23, 14, 24 का रूल लगाया, ठीक है, तो मुझे 4 गैमेट मिले थे बच्चों। एक मिला था ये, एक मिला था ये, एक मिला था ये, और एक मिला था ये। 4 गैमेट मुझे ये मिले थे। ठीक है, ओके, एक मिला था ये मिले थे गैमेट। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इसका फिनोटिपिक, ये तीनों कैसे मिले बच्चों मुझे, ये तीनों मिले हैं टॉल, और एक ये मिला है डॉर्फ। देखने से 3 टॉल लगते हैं और 1 डॉर्फ लगते हैं, तो इस क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला मेरे बच्चों? ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा, इसमें कुछ नई चीज नहीं है, ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। पर जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमको पिछले कंसेप्ट को एकदम जकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका मेरे बच्चों हम लोगों ने फिनोटिपिक रेशियो क्या पढ़ा था, बोलिए। फिनोटिपिक रेशियो इसका था 3:1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो फिर से लिख देती हूँ, 3:1। पर अगर मैं इसी का जीनोटिपिक रेशियो देखूँ मेरे बच्चों, अगर मैं इसी का जीनोटिपिक रेशियो देखूँ, जीनोटिपिक रेशियो, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ मुझे। तो मैम मुझे इसका जीनोटाइप अलग दिख रहा है, ये होमोजाइगस टॉल है, बाकी कहीं और इस तरह का नहीं दिख रहा है, तो 1। ठीक है, फिर मुझे 2 हेटेरोजाइगस टॉल दिख रहे हैं, ये मतलब दो जो पौधे उसमें उसके जो क्या है एलील्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, ओके, तो ये 2 हो गया, और लास्ट वाले में मुझे स्मॉल टी मिला, मतलब डॉर्फ मिला। ये रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि F1 जनरेशन में जो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था, अगर स्मॉल टी है, देखो लोगों को पहले ये लगता था कि एक छोटा पौधा और एक बड़ा पौधा मिला देंगे तो मीडियम हाइट का पौधा मिलेगा, पर मेंडल ने जब ये क्रॉस लगाया और सोचा कि मीडियम हाइट के पौधे मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। F1 जनरेशन में सारे पौधे उनको टॉल मिल गए। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस वो नहीं बनाते तो हम कभी ये नहीं समझ पाते कि F1 जनरेशन में मेरे बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बावजूद हमें सारे टॉल पौधे क्यों मिलते हैं। समझ में आ गई बात? डन हो गई इतनी बात? ठीक है, अब मेंडल ने के लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 पॉइंट हैं। समझ में आ गई बात? 3 पॉइंट हैं। ओके, सो पहला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, ये देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है कि एवरी कैरेक्टर इनहेरिटेड बाय द फैक्टर्स। ओके, समझ में आई बात? एवरी कैरेक्टर लिखूंगी मैं यहाँ पे, एवरी कैरेक्टर, ठीक है, एवरी कैरेक्टर
ठीक है। इनहेरिटेड, आई होप इट इज क्लियर टू यू, छोटा लिख रही हूँ पर यहाँ जगह नहीं है। इनहेरिटेड बाय द फैक्टर, बाद में इन्हीं फैक्टर को हम लोगों ने जीन्स कहा, फैक्टर्स। अब बेटा ये याद रखो, फैक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पे बाद में हमको क्या पता लगा कि फैक्टर क्या होता है मेरे बच्चों, फैक्टर इज नथिंग, इट इज द जीन। फैक्टर क्या है, जीन ही तो है। अब देखो, पर ये फैक्टर हमेशा पेयर में होने चाहिए बच्चों। फैक्टर शुड ऑलवेज, बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने, फैक्टर हमेशा कैसे होने चाहिए, फैक्टर शुड बी इन पेयर्स। समझ में आ गई बात, फैक्टर्स हमेशा कैसे होने चाहिए मेरे बच्चों, पेयर्स में होने चाहिए। थर्ड क्या मैं बात कर रही हूँ, थर्ड में ये बात कर रही हूँ कि अगर हम लोग एक फैक्टर को पेयर में ले रहे हैं तो वन फैक्टर इज ऑलवेज डोमिनेट टू अदर, ठीक है। ओके, पेयर में ले रहे हैं तो टू डिफरेंट फैक्टर इन टू डिफरेंट, ऐसा लिखती हूं मैं, इन टू डिफरेंट पेयर ऑफ फैक्टर्स, ध्यान से देखना, पेयर्स ऑफ फैक्टर, वन डोमिनेट टू अदर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में टोटल 3 पॉइंट हैं, समझ में आ गई बात। लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हमको समझना है तो हमको ये समझना है कि टॉल और डॉर्फ के पौधे का बच्चा F1 जनरेशन में सारे टॉल क्यों बने, और वो टॉल जो थे वो एग्जैक्टली उसके पेरेंट P1 की तरह दिखाई दे रहे थे। समझ में आई बात, उसके बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखाई दे रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उससे कम हाइट थी, उससे ज्यादा हाइट, नो, बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट की तरह दिखाई दे रहे थे। तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ तो ऐसा आ रहा है, ठीक है, जो कैरेक्टर्स को लेकर, जो उनके सारी कहानी को लेकर उनके बच्चों को दे रहा है, उस कहानी को जो वो लेकर आ रहा है, समझ रहे हो क्या चीज ऐसी आ रही है, उसे मेंडल ने नाम दिया फैक्टर, बाद में चल के हम लोगों ने जीन नाम दिया। जब भी हमको इनहेरिटेंस पढ़ना है तो कभी भी जीन्स को हमें अकेला नहीं लेना, भाई इसको क्रॉस करा दो, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जब हम लोग मियोसिस करते हैं तो हमारे पास जो डिप्लॉइड सेल होती है उससे 2 हैप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो हमें हैप्लॉइड सेल मिलती है। तो जब हम लोग एक टॉल पौधे की सेल की बात कर रहे हैं तो वो डिप्लॉइड होता है, हर चीज़ जो है वो डिप्लॉइड है अंटिल हम स्पर्म और एग को छोड़ दे तो आपके जो पी के प्लांट है उसकी सारी सेल कैसी है मेरे बच्चों, डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस होगा। अब मियोसिस होगा तो क्या होगा, हाफ ऑफ सेल बनेंगी। अब आपके पास जो है ऑलरेडी आपके पास हैप्लॉइड सेल होती और इसमें क्या मियोसिस करते, मियोसिस होता ही नहीं। तो हमेशा ये याद रखना है कि आपके जो एलील्स होने चाहिए, जो आपके फैक्टर्स या जीन होने चाहिए, वो हमेशा पेयर में होना चाहिए। अब अगर होमोजाइगस है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, पर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अगर फैक्टर डिफरेंट है तो हमेशा एक फैक्टर दूसरे को डोमिनेट ही करेगा। समझ में आई बात। अगर ये तीनों रूल आप नहीं पढ़ते तो ना तो कभी आप ये ऐसे क्रॉस लगा पाते, आप कभी भी जीन्स को पेयर में नहीं लगते। आपको F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था आप कभी नहीं समझ पाते, आपको लगता कि मीडियम हाइट के प्लांट बनेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे बने, सारे पौधे टॉल बने, और क्योंकि यहाँ पर जो पौधे बने थे उनके अंदर जो पेयर ऑफ एलील्स थे वो क्या थे, डिफरेंट थे। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लाइन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर आपके एलीलिक पेयर डिफरेंट हैं तो एक एलील हमेशा दूसरे को दबाएगा ही। एलील इज व्हाट, अगर किसी 2 क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले 2 जीन सेम ही कैरेक्टर को कोड करते, द ट्रेट में भी डिफरेंट, ट्रेट और कैरेक्टर में डिफरेंस समझ में आता है ना। कैरेक्टर जो है वो एक लक्षण है, पर एक लक्षण के 2 रूपों को हम क्या कहते हैं, उनका ट्रेट। जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है पर उसके लंबा और छोटा होना उसका ट्रेट है। तो एलील्स इज अ नथिंग, इट इज द जीन। एक जीन के रिस्पेक्ट में दूसरे जीन की अगर आप बात कर रहे हैं तो इट इज द एलील। तो अगर एक क्रोमोसोम के यहाँ पर हाइट का जीन है तो दूसरे क्रोमोसोम के भी यहाँ पर ही हाइट का जीन होना चाहिए। अब उनको जीन की बजाय हम एलील कह देते हैं। तो अगर हमें किसी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ना है तो हमें हमेशा एलील्स को पेयर में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग नए गैमीट्स बनाते हैं, जब हम लोग नया प्लांट बनाते हैं तो 2 डिफरेंट गैमीट्स को फ्यूज करते हैं। 2 डिफरेंट गैमीट्स को जब हम फ्यूज करते हैं तो पहले वाले जो आपके प्लांट है उनको गैमीट को अलग अलग करना पड़ता है ना, यहाँ पे 2
गैमेट बनाते हो, तो भैया एक ही गैमेट होगा तो सेपरेट किसको करोगे, तो एक ही एलील होगा तो उसको कैसे सेपरेट करोगे, तो हमारे पास पेयर ऑफ एलील्स होने चाहिए, तभी हम F1 जनरेशन में उसको सेपरेट करके नए प्लांट्स बना पाते हैं, नया एलीलिक पेयर बना पाते हैं। ये कहानी हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोगों को प्रॉपरली F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के इन पॉइंट का पता लगाना जरूरी है। फिनोटिपिक रेशियो अगर आप देखें, जीनोटिपिक देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो में अगर आप देखें तो लास्ट वाला पौधा आपको डॉर्फ मिला, और अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 डिफरेंट पेयर ऑफ फैक्टर्स और एलील। अगर आपके पास 2 डिफरेंट पेयर हैं तो एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, पर अगर सेम होंगे तो जो सेम होगा तो फिर एक्सप्रेशन ही वही होगा। अगर 2 एलीलिक पेयर रेसेसिव के लिए तो रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, और अगर डोमिनेंट के लिए है तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। समझ में आ गई बात कि क्यों हम पेयर एलील्स को हमेशा पेयर में लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू सेपरेट those allelic pair, then we have to make a new allelic pair in F1 generation. अब अगर एलीलिक पेयर अगर पेयर में नहीं होता तो सेपरेट किसको करते हैं, एक ही को आधा आधा काट देते हैं क्या, क्रोमोसोम्स को, नहीं करते ना। सो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आई बात, बस इतना ही था लॉ ऑफ डोमिनेंस कि हमेशा पेयर में लो, हमेशा जो कैरेक्टर इनहेरिट होता है उसमें होते हैं जीन्स विच इज कॉल्ड एज फैक्टर, और 2 डिफरेंट एलीलिक पेयर हमेशा ऐसे होते हैं कि एक डोमिनेट करता है दूसरे को। समझ आ गई बात। नाउ अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस रूल इतना ही था और कुछ नहीं है इसमें। समझ गए ना क्या क्या बोला मैंने, कि हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि पेरेंट से प्रोजेनी में, मटर के पौधे की बात कर रहे हैं, उनको ये पता चला कि हमने टॉल लिया था, डॉर्फ लिया था, F1 जनरेशन में टॉल आया, वो टॉल बिल्कुल पेरेंट की तरह दिख रहा था। तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि भैया पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ तो ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से पेरेंट का कैरेक्टर बच्चे में जा रहा है। द चीज इज कॉल्ड एज फैक्टर, बट द फैक्टर ऑलवेज इन द पेयर, बिकॉज वी हैव टू सेपरेट दोज फैक्टर्स इन द मियोसिस एंड वी हैव टू मेक अ न्यू एलीलिक पेयर इन F1 जनरेशन। ठीक है। नाउ उसके बाद मंडल ने क्या बोला कि अगर एलीलिक पेयर सेम है तो वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, अगर 2 स्मॉल टी हैं तो मतलब डॉर्फ बनेगा, पर अगर एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, मतलब अगर एलीलिक पेयर आपके डिफरेंट हो तो हमेशा एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव होगा, मतलब एक जो है दूसरे के कैरेक्टर को दबा देगा। अब कैसे दबाएगा, क्यों जो है रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आइए देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। देखो रे, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्या है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, आइए देखते हैं मेरे बच्चों। चलो देखो, सपोज दैट कि यहां पर है एक पेरेंट 1, ठीक है, दिस इज अ पेरेंट 1, ठीक, एंड यहां पर मैं लिख रही हूं पेरेंट 2, ठीक, यहां पे लिख रही हूं मैं पेरेंट 2। चलो यहां पर मैंने बनाया क्या, पेरेंट 1 का क्रोमोसोम, ये बना दिया मैंने, और यहां पर मैं बनाऊंगी पेरेंट 2 का क्रोमोसोम, यहां पर मैंने बना दिया पेरेंट 2 का क्रोमोसोम। अब समझना मेरी बात को ध्यान से कि कोई भी जो एलील होता है, समझ गए ना, एलील इज व्हाट, 2 क्रोमोसोम के सेम लोकेशन पे पाए जाने वाले वो जीन्स जो सेम ही कैरेक्टर को कोड करते हैं उन्हें हम एलील्स कहते हैं। 1500 बार बता चुकी हूं मैं। चलो रे, ध्यान से देखना मेरी बात, है ना। देखो, जेनेटिक्स इज अ वेरी इजी थिंग, बट यू हैव टू रिवाइज मोर एंड मोर एंड मोर। जो बच्चा इसको अच्छे से रिवाइज कर लेता है उसको अच्छे से बनने लगती है, और जो बच्चा इसको रिवाइज नहीं करता उसको तो फिर तो बेटा ताक धिना दिन धा करो और बाल्टी में पानी डाल के अपना मुंडी घुसा भी लोगे तो भी समझ में नहीं आएगी। तो कंसेप्ट को ध्यान से सुनो, मैं एक ही चीज़ को 1500 बार बोलती इसलिए कि शायद वो तुम्हें याद हो जाए। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये वाला जो जीन है, सपोज दैट, चलो ला 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 ला, ये क्या है भैया, इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, डन। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना मेरी बात। मान लो ये वाला जीन जो है, ये वाला जीन, ये हाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये वाला जीन भी हाइट को कंट्रोल करता है, डन। सेम ही लोकेशन पे हैं दोनों और हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये एलील है। अब बेटा ध्यान से समझना, अब ये एलील जो है, ये एलील जो है, एलील 1, ये एलील प्रॉपरली एक्सप्रेस होता है। समझ में आ रही बात, जीन्स, एलील मतलब जीन, जीन मेक्स व्हाट, जीन मेक प्रोटीन्स। समझ में आ गई बात। वी नीड
so many types of protein in body for our growth, our behavior, for everything, for the maintenance of our life process. So पौधों में भी ऐसा होता है यार, तुम लोग ऐसा क्यों समझते हो कि ये कहीं विरल प्रजाति है, ये नहीं होते तो शायद अपन भी नहीं होते, है ना। तो ऐसा मत समझो कि ये कहीं और से आए हैं और ये कहीं किसी और प्लैनेट के हैं, ये अपने ही प्लैनेट के हैं यार, अपने ही प्लैनेट के, अपने लिए ही ये जीवन जीते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान को जिंदा रखने में ही इनका रोल है ना। इनने क्या मांगा है प्रकृति से यार, इनने तो हमेशा दिया है, दे आर वेरी उदार प्रजाति के लोग, ठीक है। सो हम ये मानते हैं कि पेरेंट 1 के इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे एलील 1 है, ठीक है, जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जो कि makes enzymes for, enzymes is what, protein, एंजाइम प्रोटीन नेचर क्या हो सकता है, मेक प्रोटीन फॉर ग्रोथ, ठीक है। सो एलील 1 जो है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस हो रहा है और प्रॉपरली प्रोटीन बना रहा है फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए बना है, तो ग्रोथ क्या हुई मेरे बच्चों, ग्रोथ हुई प्रॉपर, समझ में आई बात, ग्रोथ प्रॉपर हुई। अब प्रॉपर हुई तो हाइट कैसी हो गई बच्चों, हाइट हो गई नॉर्मल, समझ आ गई बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। अब देखते हैं क्या कहानी जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब ये क्या बनेगा, हाइट नॉर्मल हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पर पेरेंट 2 के पास क्या हुआ, अब मम्मी पापा कुछ भी हो सकता है इसका, यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे म्यूटाजेंस, कोई भी म्यूटाजेंस आ सकते हैं, म्यूटाजन कुछ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, ठीक है। म्यूटाजेंस कुछ भी हो सकते हैं बच्चों जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। तो मान लो यहाँ पर कोई म्यूटाजन आ गया और म्यूटाजन की वजह से जो हाइट वाला जीन था वो डिफेक्टेड हो गया यहाँ पर पेरेंट 2 में। अब ये हाइट वाला जीन अगर डिफेक्टेड हो जाएगा तो प्रोटीन्स भी कैसे बनेंगे, डिफेक्टेड, ठीक है। प्रोटीन या एंजाइम बोल लो, ये कैसे बनेंगे, प्रोटीन या एंजाइम जो है वो कैसे बनेंगे, डिफेक्टेड। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि या तो कोई एंजाइम बने ही ना, हो सकता है कि कोई एंजाइम नहीं बने, कुछ बने ही ना, हो सकता है कि बहुत लिटिल एंजाइम बने, बहुत कम एंजाइम बने जिसकी वजह से हाइट नहीं एक्सप्रेशन हो रहा है, या तो डिफेक्टेड एंजाइम बने। 3 केसेस यहाँ पर भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, या तो डिफेक्टेड एंजाइम बने। क्या कहानी समझाई, आप सब लोग कान खोल के सुनना। पेरेंट 2 में जो जीन था उस पर कोई म्यूटाजन का इफेक्ट हुआ, म्यूटाजन का इफेक्ट होने की वजह से जो जीन था वो गड़बड़ हो गया। अब जब वो जीन गड़बड़ हो जाएगा तो जो एंजाइम्स बनेंगे, या तो कोई एंजाइम बनेगा ही नहीं, या तो एंजाइम क्या बनेंगे, बहुत कम बनेंगे, या तो एंजाइम डिफेक्टेड बनेंगे, जिसकी वजह से जो हाइट होगी, जिसकी वजह से जो हाइट एक्सप्रेशन होगा वो नहीं हो पाएगा। समझ आ रही बात, जो हाइट, नो हाइट एक्सप्रेशन, कोई हाइट एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर मैडम पेरेंट 1 का ये वाला जीन नहीं काम कर रहा है तो ये कितना काम कर लेगा। बेटा, ये आपको पता है कि ये जो पेरेंट 1 का ये वाला जो एलील है ये इसका भी काम करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों पेरेंट मिलकर ही लंबी हाइट करवाते हैं। ये वाला जो पेरेंट का ये वाला एलील है ये ओवर एक्सप्रेशन करने लगेगा और इसके बदले का भी प्रोटीन या एंजाइम बनाने लगेगा, जिससे हाइट बिल्कुल वैसी ही होगी जो होमोजाइगस टॉल की होती है। समझ आ गई बात, ये कंसेप्ट जरूर याद रखना, क्योंकि जब हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, को डोमिनेंस पढ़ेंगे, तो ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ गई बात। सो होता ये है कि अगर इस पेरेंट में कोई जीन डिफेक्टेड नहीं है और प्रॉपरली एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रॉपरली हाइट बन रही है, तो वो क्या करेगा, पेरेंट 2 की भी एक्टिविटी को अपने अंडर ले लेगा, क्योंकि वो डोमिनेट करेगा, इस डोमिनेंसी शो करेगा, बोलेगा हट तू कुछ काम नहीं कर रहा, तेरा भी काम मैं ही कर लूंगा। तो ये कुछ नहीं भी करेगा तो भी ये प्रॉपरली काम करता रहेगा और जो आपका प्लांट है वो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हो सकता है कि इसका ये वाला जो जीन है इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं हुआ हो सकता है थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो, तो जो एंजाइम और प्रोटीन बनेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल उतने ही बनेंगे जितने इसके बन रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो डिपेंड करता है कि म्यूटेशन कितना हो रहा है। ओके, म्यूटेशन हमेशा ज्यादा होगा तभी ये कोई एक्सप्रेशन नहीं करेगा। म्यूटेशन अगर पॉइंट म्यूटेशन होगा तो कोई मतलब नहीं है, उतनी ही प्रोटीन बनाएगा जितना ही बना रहा है। इसलिए अभी हम म्यूटेशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे आगे चल के, आगे टॉपिक्स में, पर इसलिए अभी यहाँ पे नहीं कर रहे। तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई क्यों डोमिनेंट हो जाता है और क्यों रिसेसिव हो जाता है। पर अगर ऐसा ही पेरेंट, समझो बात को, समझो बात को, अगर मान लो कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ओके। नाउ अब इसका ये वाला जो जीन, ध्यान से देखते जाना, ठीक है, यहाँ पर ये वाला हाइट वाला जीन जो है ये H1 मान लूं, ये भी डिफेक्टेड है, मान लो H1 डिफेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर
ये वाला हाइट वाला जीन जो है जिसको मैं H2 मान रही हूँ, ये भी डिफेक्टेड है, दोनों डिफेक्टेड है। अब क्या होगा, अगर ये दोनों डिफेक्टेड है मतलब क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा प्रोटीन अपना निकालेंगे और हाइट को अपने ही जैसा, मतलब डिफेक्टेड है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट वाला प्रोटीन बनाएंगे नहीं, तो डिफेक्टेड प्रोटीन बनेंगे। तो इसके भी डिफेक्टेड प्रोटीन बनेंगे बच्चों, ठीक है, और इसके भी डिफेक्टेड प्रोटीन बनेंगे, और ये दोनों थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन देकर पौधे को उतना लंबा नहीं करा पाएंगे पर पौधे को छोटा ग्रो करवा पाएंगे, इसलिए डॉर्फ हाइट बनती है। तो जब हमेशा रेसेसिव होमोजाइगस रहेगा, ये याद रखना, हमेशा रेसेसिव कभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। एलिलिक पेयर अगर दो डिफरेंट टाइप के होंगे, इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो अगर आपके एलिलिक पेयर सेम टाइप के होंगे तभी वो भी कैसे होने चाहिए, स्मॉल टी वाले। कैपिटल टी होमोजाइगस होगा तब टॉल बनेगा, ठीक है, डोमिनेंट है, क्योंकि कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट ट्रेट है। तो अगर आपके एलिलिक पेयर या ट्रेट्स जो है अगर वो सेम टाइप के हैं और रेसेसिव है तभी एक्सप्रेशन होगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव ट्रेट कभी भी एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। सो अगर इसके भी डिफेक्टेड प्रोटीन बनते हैं और इसके भी डिफेक्टेड प्रोटीन बनते हैं तब आपकी जो हाइट बनेगी पौधे की वो कैसी होगी मेरे लल्ला, वो होगी डॉर्फ। समझ में आ गई बात कि कोई भी जो पौधे का जो जीन होता है वो कैसे टॉल बनवा पाता है, कोई भी पौधे का जो जीन है वो कैसे डॉर्फ बनवा पाता है। समझ आ गई बात। और कोई भी पौधा जो है वो किसी एक ही एलील की वजह से दूसरे के ऊपर डोमिनेट कैसे कर सकता है। अगर मान लो कोई एक जीन या एलील किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहा है ना बच्चों, तो ये याद रखना कि वो उसका भी काम कर रहा है। पर कई बार ऐसा होता है कि वो करता ही नहीं, भाड़ बजा, तू अपना कर मैं अपना करूंगा, वो एक्सेप्शन है मेंडल का। समझ में आ गई बात। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अपनी स्लाइड्स देख लेते हैं और आपके एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। Every character is controlled by the discrete unit is called as factor, ठीक है, चाहे हाइट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे बालों का टेक्सचर हो, बोलने का तरीका हो। अब देखो ऐसा है कि जैसे मैं तुमसे बोलती हूँ, हमेशा तुमने देखा होगा कि मैं थोड़ा वायलेंट कंडीशन में ही पढ़ाती हूँ, चिल्ला चोट करके चीख चीख के पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये मुझे जीन्स में मिला है, मेरे फैक्टर से मिला है। मेरे जो ऐसा नहीं है मेरे डायनेस्टी में सारे लोग चिल्लाएं, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे कि मेरी मदर जो है उनका टोन ऑफ बोलने का तरीका ऐसा ही है जैसा कि मेरा है। तो इट मीन्स टू से दैट कि जो मेरे बोलने का तरीका है उसका जीन मुझे अपने पेरेंट्स से मिला, एंड द जीन इज कॉल्ड एज फैक्टर अकॉर्डिंग टू द मेंडल, ठीक है। सो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर हमेशा पेयर में होंगे। अब कैरेक्टर के ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, बुरी आंखें, काली आंखें, लाल आंखें, नीली आंखें, नीली नीली आंखें, ठीक है, सॉरी काली काली आंखें, जो भी है। तो ये जो डिफरेंट कलर ऑफ आईज है, दीज आर द ट्रेट्स, पर कलर ऑफ आई इज अ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं पर कैरेक्टर एक ही होना चाहिए, और कैरेक्टर के जो ट्रेट्स होने चाहिए वो पेयर में होने चाहिए। अब कैरेक्टर का पेयर सेम भी हो सकता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। अब आपके कैरेक्टर का पेयर जो है मेरे अल्लाह, वो कैसा हो सकता है, सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। डिसिमिलर ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर हैज एबिलिटी टू एक्सप्रेस, वन हैज एबिलिटी टू एक्सप्रेस। अगर ऐसा है तो एक के पास एबिलिटी होती है कि वो एक्सप्रेस कर सके, और उसी को हम डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। समझ आई बात। अदर फैक्टर विच डज नॉट शो इज इफेक्ट इज नोन एज रेसेसिव फैक्टर, ठीक है। ये समझ आई, वो प्लांट वाली बात है, समझ गए। ये तीनों पॉइंट्स तो मैंने आपको लिख के दिखाए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ पेरेंटल ट्रेट। समझ में आई बात। लॉ ऑफ डोमिनेंस आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक्चुअली हम जब वन जीन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस बढ़िया फिट पड़ता है, ठीक है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ही हम लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाना ज्यादा आसान होता है, पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल ये लॉ नहीं होता है। समझ आ गई बात, डन। अब what exactly is dominance, क्या होता है dominance, why are some alleles dominant and some other recessive, ये वो है the concept of dominance जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इस एक क्वेश्चन को देखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जीन करता क्या है। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट। हमेशा हर एक जीन के पास एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने का एबिलिटी होता है। समझ में आई भाई। अगर कैपिटल टी है तो टॉल को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी है तो डॉर्फ को एक्सप्रेस करेगा, पर डॉर्फ डिफेक्टेड है इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ जीन और अ पेयर ऑफ एलील। हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की एक सेल में हर चीज पेयर में होती है, आपको पता है, ठीक है। हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड सेल होगी, डिप्लॉयड सेल होगी तो पहली 23 क्रोमोसोम मम्मी के, 23 क्रोमोसोम पापा के होंगे, ठीक है। नाउ दीज 2 एलील नॉट ऑलवेज टू बी आइडेंटिकल, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही हो या ऐसे हो सकता है कि ऐसे हो, ठीक है। वन ऑफ देम मे
बी डिफरेंट ड्यू टू द सम चेंजेस। ये वाला डिफरेंट क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कुछ चेंज हो गए थे, ठीक है। और ये चेंज क्यों हुए थे, क्योंकि इन चेंजेस की वजह से क्या हो गया था, इन चेंज क्यों होता है, क्योंकि म्यूटेशन हो गया था। अब म्यूटेशन भी बच्चों अलग अलग प्रकार का हो सकता है, यूवी रेडिएशन हो सकती हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश घूम सकता है, कोई कलर गिरा दिया तुमने पेड़ के ऊपर, तो ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात कर रहा है वो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीन दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम, ठीक है। मैंने भी यही बताया था आपको एंजाइम वाला, ठीक है। अब एक ही यहाँ पर क्या लिखा, नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन द 2 एलिलिक फॉर्म्स, ठीक है। तो एक ही जी के 2 एलिलिक फॉर्म्स होंगे, एक टॉल होगा एक डॉर्फ होगा, ओके। नाउ लेट अस एज्यूम as is more common that normal allele produces normal enzyme बनेगा तो normal प्रोटीन बनेगा, ठीक है, ओके। नॉर्मल होगा तो भाई जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर मॉडिफाइड हो गया, समझो अगर कोई मान लो कि कोई हाइट वाला एलील है, अगर हाइट वाला एलील है तो हाइट वाला एंजाइम बनेगा, हाइट वाले प्रोटीन बनेगा, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। पर अगर उसी का हमारे पास 2 हमने एलिलिक पेयर लिए हैं, एक नॉर्मल वाला है जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनाता है, नॉर्मल हाइट बनाता है, और एक जो है वो मॉडिफाई हो गया। अब अगर मॉडिफाइड हो गया तो या तो कम एंजाइम लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, या तो एंजाइम बनेगा नॉन फंक्शनल, या तो कोई एंजाइम बनाएगा ही नहीं वो। और अगर ऐसा मॉडिफाइड एलील हुआ, समझो इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, समझो बात को। पहले वाले में मान लो मॉडिफाइड एलील हुआ पर वो बिल्कुल अनमॉडिफाइड एलील जैसा कैसा हुआ, समझो अगर मान लो कि बिल्कुल एकदम लेस म्यूटेशन हुआ, बिल्कुल लेस म्यूटेशन हुआ, तो जो मॉडिफाइड एलील भी है ना वो भी नॉर्मल प्रोटीन बनाना शुरू करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि नॉन मॉडिफाइड एलील भी बिल्कुल मॉडिफाइड एलील या मॉडिफाइड एलील जो बिल्कुल स्लाइटली मॉडिफाई हुए हैं वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करते हैं, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप ट्रेट, समझ में आ गई बात। तो होगा ये, सपोज दैट मान लो कि हमारे पास तो एक टॉल जीन है जो नॉर्मल है और नॉर्मली हाइट प्रोड्यूस करता है, एक हमारे पास जीन है जो थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ है पर उसके भी फिनोटाइप कैसे बनते हैं, टॉल ही बनते हैं। तो यहाँ पर हम उनको इक्विवेलेंट ही कंसिडर करेंगे, भले ही म्यूटेशन हुआ है पर वो म्यूटेशन इतना छोटा था कि उसके एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दिए। सो सच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट एलीलिक पेयर आर वेरी कॉमन, बहुत कॉमन होते हैं ऐसे, ठीक है, कि एक थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ पर उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल दे रहा है। बट इफ द एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, मान लो कि वो मॉडिफाइड एलील बिल्कुल नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तब आपका जो फिनोटाइप बनेगा, जो पौधा बनेगा, वो टॉल जैसा नहीं दिखाई देगा। और ये डिपेंड करता है, ठीक है, एंड द फिनोटाइप विल ओनली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। इसका मतलब क्या है कि अब उस पेड़ में जो जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है वो किस पर डिपेंडेंट कर रही है, उस अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर। मॉडिफाइड एलील अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। अनमॉडिफाइड या फंक्शनल एलील रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट एलील एंड मॉडिफाइड एलील इज जनरली रेसेसिव एलील। क्योंकि सारा काम वो अनमॉडिफाइड एलील कर रहा है इसलिए उसको डोमिनेंट मानते हैं, और जो मॉडिफाई हो गया उसको हम रेसेसिव मानते हैं क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है। हेंस in the example of above recessive traits seen due to the non-functional enzyme because no enzyme is produced। अब अगर ऊपर वाला जो हमारा डॉफ क्यों बना, क्योंकि वो एंजाइम कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था। सो बच्चों ये हुआ डोमिनेंसी कि कोई भी ट्रेड जो होता है वो डोमिनेंट कैसे हो जाता है और कोई भी ट्रेड रेसेसिव कैसे हो जाता है। सो अगर आपका एलील बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा होगा तो आपका पेड़ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, या कोई भी कैरेक्टर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेस होगा। पर अगर कोई भी एलील या जीन मॉडिफाई हो जाए किसी कारणवश तो वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं बना पाता, या कम बनाता है या नहीं बना पाता। ऐसी कंडीशन में जो सारा काम है वो अनमॉडिफाइड वाले को ही करना पड़ता है और उसी को हम डोमिनेंट कहते हैं। जो नहीं कर पाता उसको रेसेसिव कहते हैं। एनसीईआरटी देख लेते हैं। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल ने 2 जनरल रूल प्रपोज किए हैं और इन्हें ही हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डन है, समझ में आ गई बात। नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 पॉइंट हैं, देखिए। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज जीन, यही स्लाइड में भी लिखा था। फैक्टर अकर्स इन पेयर, ठीक है। जीन या फैक्टर कहा बाद में हमने चल के इसको जीन कहा। फैक्टर हमेशा पेयर में होता है। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में एक हमेशा डोमिनेंट होता है और दूसरा हमेशा रेसेसिव होता है, ठीक है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन द ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। समझ में आ गई बात। हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या समझ सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक पेरेंट का कैरेक्टर समझ सकते हैं F1। देखो ध्यान से, ये लाइन ये बोलना चाह रही है कि हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये समझ सकते हैं कि F1 जनरेशन में सारे टॉल क्यों आए थे। तो ये एक पेरेंट का एक्सप्रेशन हुआ टॉल वाले का, ठीक है।
और हम F2 जनरेशन में ये समझ सकते हैं कि रेसेसिव कैरेक्टर कैसे आया। तो हम दूसरे पेरेंट का भी एक्सप्रेशन F2 में समझ सकते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से F1 में हम टॉल वाले का एक्सप्रेशन समझ सकते हैं और F2 में डॉर्फ वाले का भी एक्सप्रेशन समझ सकते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। ये भी बताता है कि ये फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 क्यों आया, ठीक है। और यही है, इसी तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमको ये पता चलता है कि क्यों F1 में सारे टॉल आए और F2 में एक डॉर्फ आया, क्यों फिनोटाइपिक रेशियो जिसको चारों को टॉल होना चाहिए जिस वो चेंज होगा 3:1 हो गया। नाउ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील्स आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव, यही स्लाइड में लिखा था, एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल मैंने इस NCERT से ही चीजें लिखी हैं। सो डोंट वरी, इसमें कुछ भी अलग सा नहीं लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ, ठीक है। सो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा व्हाट इज द डोमिनेंस, ओके। हम लोगों ने आज ये सीखा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या उसके 3 पॉइंट थे। हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से कोई भी जीन रेसेसिव और कोई भी जीन डोमिनेंट हो जाता है, किस तरीके से एक एलिलिक पेयर में ही जब 2 ट्रेट्स होते हैं जिसमें एक ट्रेट टॉल का है, एक ट्रेट डॉर्फ का है, उस एलिलिक पेयर में क्यों कोई एक ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो आज हमने सीखा द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ओके। आई थिंक ये लेक्चर इतना बड़ा काफी नहीं तो काफी बड़ा हो जाएगा, नहीं गिवी पहले मत जाएगा, ओके। सो अगर आप इसी तरीके से शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर चाहते हैं मेरा, सो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन। कुछ नहीं करना है आपको बस गूगल में मैग्नेट ब्रेन्स आप कर ही चुके होंगे, मुझे बताने की जरूरत है नहीं इसमें आई थिंक। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है, क्लास 12th में जाना है और क्लास 12th में मेरी फोटो पे क्लिक करना है, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। हमेशा हर लेक्चर के आखिरी में मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द थ्योरी, मुझे थ्योरी पढ़ाना बहुत अजीब सा लगता है बच्चों। आई ऑलवेज बिलीव इन माई हैंड एंड आई ऑलवेज बिलीव इन द expression of my words in my diagrams in my theory। अब कभी भी मैं स्लाइड्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि आप बड़े क्लास के बच्चे हैं, तो जब तक मैं बोर्ड पे लिखूंगी नहीं आपको कभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बहुत लिखती हूँ। सेम चीज़ इवन स्लाइड में भी लिखी रहती हूँ ताकि जिन बच्चों को मेरी हैंडराइटिंग से प्रॉब्लम है, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड हैंड राइटर, मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों से तुम्हारे अंदर एक इम्पैक्ट डाल पाऊँ कि अगर मैडम लिख रही है तो कायदे से हमें भी लिखना चाहिए, अगर मैडम इतनी मेरी मेहनत कर रही है तो मुझे भी इतनी ही मेहनत करनी चाहिए। वही चीज़ सेम स्लाइड में लिखी है, चाहूँ तो मैं स्लाइड खोल के सीधे बाँच दूँ, 5 मिनट लेक्चर खत्म कर दूँ, पर ना तो वो मेरी आदत है और ना ही वो मेरा फंडामेंटल है। सो मैं अगर पढ़ाने में मेहनत कर रही हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेहनत करिए और एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को समझिए। NCERT की एक लाइन आपको ऐसे रटी होनी चाहिए जैसे दाल में चावल, दूध में रोटी और ब्रेड में मक्खन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी चैप्टर खोल के देख सकते हैं। आप जैसे कि अगर आपको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखना है, आप नेक्स्ट वीडियो करो तो इसके बाद वीडियोस आते जाएंगे और आप देखते जाना और आप एंजॉय करते जाना। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करिए। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। इंसान को कभी भी किसी चीज़ को बांटने से डरना नहीं चाहिए, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो ज्ञान हो। बांटने से हमेशा सुख बढ़ते हैं और दुख भी बढ़ते हैं, और हमेशा इंसान को अपनी अंदर की कुंठाओं और दुखों को बांटना आना चाहिए। जो इंसान अपने सुख नहीं बांट सकता वो दुख भी नहीं बांट सकता, और अगर दुख अगर होगा तो आपको चिंताएं होंगी, और अगर चिंताएं होंगी तो चिंता ही चिंता का कारण है, ये हमेशा याद रखिएगा। सो किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आपके साथ हूँ मैं आपका आखिरी टाइम तक, नींद जब तक आप दे नहीं देते मैं आपका साथ निभाऊंगी। सो बच्चों डोंट वरी अबाउट इट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म का लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। हम कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच बच्चों एंड बाय बाय।